जापान दुनिया का वो मुल्क है जो टेक्नोलॉजी और तरक्की में सबसे आगे माना जाता है, लेकिन 11 मार्च 2011 को कुदरत ने इस मुल्क को एक ऐसा जख्म दिया जो आज तक नहीं भर सका। उस दिन तारीख का सबसे खौफनाक जलजला और उसके बाद आने वाले सुनामी ने जापान के साहिली इलाकों को मलबे के ढेर में बदल दिया। हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इस तबाही के फौरन बाद जापानी हुकूमत और वहां के इंजीनियर्स ने एक फैसला किया कि वो मुस्तकबिल में ऐसी तबाही को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। इसी सोच के तहत एक ऐसे मंसूबे का आगाज हुआ जिसे इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा और महंगा तरीन दिफाई मंसूबा कहा जाता है। जापान ने फैसला किया कि वो अपने साहिलों पर, खासतौर पर तोहोको के इलाके में, कंक्रीट की एक बहुत बड़ी दीवार तामीर करेगा। एक ऐसी दीवार जो समंदर और शहरों के दरमियान खड़ी होगी और आने वाले किसी भी सुनामी को रोकेगी। ये कोई मामूली दीवार नहीं थी, बल्कि इसकी लंबाई तकरीबन 400 किलोमीटर तक फैलाई जानी थी और इसकी ऊंचाई कई जगहों पर 5 मंजिला इमारत के बराबर रखी गई। इस मंसूबे का मकसद बिल्कुल साफ और सीधा था कि लोगों की जानें बचाई जाएं। हुकूमत का कहना था कि अगर दोबारा इतना बड़ा सुनामी आया तो ये दीवार पानी की लहरों को रोक लेगी या कम से कम उनकी रफ्तार इतनी धीमी कर देगी कि लोगों को भागने और जान बचाने का वक्त मिल जाएगा। काम शुरू हुआ और साहिल के किनारे कंक्रीट के पहाड़ खड़े किए जाने लगे। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 12 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में खरबों बनते हैं। इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया और देखते ही देखते जापान के खूबसूरत साहिल, जहां कभी रेत और खुला समंदर नजर आता था, वहां सुरमई रंग की ऊंची और खौफनाक दीवारें खड़ी हो गईं। बज़ाहिर यह मंसूबा एक बेहतरीन हल लग रहा था, क्योंकि जापान के पास वसाइल की कमी नहीं थी और वो अपनी आवाम को हर कीमत पर महफूज रखना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये दीवार बनती गई और जब ये मुकम्मल हुई तो इसके नताइज वो नहीं निकले जिनकी तवक्को की जा रही थी। दुनिया को लगा था कि अब जापान महफूज है, मगर हकीकत कुछ और ही निकली। सबसे पहला और गैर मुतवक्के नतीजा वहां के मकामी लोगों के रद्द-ए-अमल की सूरत में सामने आया। जिन लोगों की जान बचाने के लिए यह दीवार बनाई गई थी, उनमें से बहुत से लोग उसके सख्त खिलाफ हो गए। उनका कहना था कि इस दीवार ने उन्हें जेल में कैद कर दिया है। जापान के साहिली इलाकों के लोग सदियों से समंदर के साथ जुड़े हुए थे। उनका रोजगार, उनकी खुराक और उनकी सकाफत सब कुछ समंदर पर मुनहसिर था। माहीगीर जो पहले अपने घरों से निकलते ही समंदर को देखते थे ताकि मौसम और लहरों का अंदाजा लगा सकें, अब वो कंक्रीट की एक बेजान दीवार को देखने पर मजबूर थे। उनका समंदर से राब्ता कट गया। लोगों ने शिकायत की कि वो खुद को एक किले या जेल में बंद महसूस करते हैं, जहां हवा का गुजर भी मुश्किल हो गया है। ये नफसियाती असर इतना गहरा था कि बहुत से लोगों ने उन महफूज इलाकों को छोड़कर दूसरे शहरों में मुंतकिल होने को तरजीह दी, क्योंकि उन्हें वो कैद खाना कबूल नहीं था। दूसरा बड़ा मसला झूठे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। ये एक बहुत खतरनाक नफसियाती पहलू है जिस पर पहले किसी ने गौर नहीं किया था। जब आपके सामने एक 40 फुट ऊंची दीवार हो तो आपके जहन में ये बात बैठ जाती है कि अब आप मुकम्मल महफूज हैं और कोई भी तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माहिरीन ने जब इस सूरत हाल का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि ये दीवार लोगों को सुस्त और लापरवाह बना रही है। सुनामी के वक्त सबसे अहम चीज भागना और ऊंची जगह पर जाना होता है, लेकिन अगर लोग दीवार पर भरोसा करके घरों में बैठे रहेंगे तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि कुदरत की ताकत के आगे कोई भी दीवार हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। अगर सुनामी की लहर दीवार की ऊंचाई से ज्यादा आ गई, जैसा कि माजी में हो चुका है, तो दीवार के पीछे मौजूद लोग जो खुद को महफूज समझ रहे होंगे, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये वो नतीजा था जिसने जापानी हुकूमत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद माहौलियाती नुकसान का मामला सामने आया, जो कि इंतहाई हैरानकुन था। जापान के साहिल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे। वहां सयाह आते थे और कुदरती माहौल का एक तवाजुन कायम था। लेकिन 400 किलोमीटर लंबी दीवार ने उस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करके रख दिया। साहिल पर मौजूद रेत खत्म होने लगी, समंदरी जानवरों और पौधों की कई अक़साम मुतासिर हुईं और पानी का कुदरती बहाव रुक गया। वो इलाके जो कभी सयाहत की वजह से आबाद थे, अब वीरान नजर आने लगे, क्योंकि कोई भी सयाह समंदर देखने के लिए कंक्रीट की दीवार के पास नहीं जाना चाहता था। मकामी कारोबार तबाह हो गए और मईशत को वो धचका लगा जिसका अंदाजा तामीर से पहले नहीं लगाया गया था। ये दीवार सिर्फ पानी को नहीं रोक रही थी, बल्कि उसने हवा का रास्ता भी रोक दिया था, जिससे करीबी शहरों के दर्जा हरारत में तब्दीली नोट की गई और लोगों का रहन सहन मुतासिर हुआ। एक और अहम बात जो इस मंसूबे के नताइज में सामने आई वो ये थी कि इंजीनियरिंग कभी भी कुदरत का मुकम्मल मुकाबला नहीं कर सकती। जापान में एक कस्बा है जिसका नाम तारो है। वहां भी माजी में ऐसी ही बड़ी दीवारें बनाई गई थीं, जिन्हें ग्रेट वॉल ऑफ तारो कहा जाता था। लोग समझते थे कि वो दुनिया की महफूज तरीन जगह पर हैं, लेकिन 2011 के सुनामी में वो दीवारें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं और पानी शहर में दाखिल हो गया,
जिससे भारी जानी नुकसान हुआ। इस नए 400 किलोमीटर के मंसूबे के बाद भी माहिरीन ने यही वार्निंग दी कि अगर जलजला बहुत शदीद हुआ तो हो सकता है ये दीवारें खुद गिर जाएं और उनका मलबा पानी के साथ बहकर शहरों में मजीद तबाही फैलाए। यानी जो चीज़ हिफाजत के लिए बनाई गई वो खुद एक हथियार बन सकती है। ये वो हकीकत थी जिसे मानना बहुत मुश्किल था, लेकिन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। जापान के इस तजुर्बे ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया है। वो सबक ये है कि कुदरत से लड़ने के बजाय उसके साथ हम आहंगी पैदा करना ज्यादा जरूरी है। इस दीवार की तामीर के दौरान ही जापान के अंदर एक बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या हमें ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंक्रीट और सीमेंट पर पैसा लगाना चाहिए या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बहुत से माहिरीन ने तजवीज़ दी थी कि दीवार बनाने के बजाय साहिलों पर घने जंगलात उगाए जाएं और मिट्टी के ऊंचे टीले बनाए जाएं। ये तरीका न सिर्फ सस्ता होता बल्कि सुनामी की लहरों की शिद्दत को कम करने में भी मददगार साबित होता और साथ ही माहौल भी तबाह नहीं होता। लेकिन हुकूमत ने कंक्रीट का रास्ता चुना और अब नतीजा ये है कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी लोग ना तो मुकम्मल मुतमईन हैं और ना ही मुकम्मल महफूज। इस पूरे मंजरनामे में एक और दिलचस्प पहलू जापानी मुआशरे का नज़्म ज़ब्त भी है। इतनी मुखालफत और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जब हुकूमत ने फैसला कर लिया तो तामीर मुकम्मल हुई, लेकिन अब वहाँ के रिहायशी इस दीवार को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर दीवारों में छोटी खिड़कियां बनाई गई हैं ताकि लोग समंदर को देख सकें, लेकिन ये खिड़कियां मोटे शीशों से बंद हैं और वो खुलापन अब कभी वापस नहीं आ सकता। नौजवान नस्ल जो अब इन दीवारों के साये में बड़ी हो रही है, उनके लिए समंदर एक दुश्मन या खतरा बन गया है जो दीवार के उस पार मौजूद है, जबकि पुरानी नस्ल के लिए समंदर एक दोस्त और रिस्क का जरिया था। ये नस्लों के दरमियान सोच का फर्क भी इसी दीवार का एक नतीजा है। आज जब हम इस 400 किलोमीटर लंबी दीवार को देखते हैं तो ये इना इंसानी अज़्म और टेक्नोलॉजी का एक शाहकार जरूर लगती है, लेकिन साथ ही ये इंसान की बेबसी का भी मुंह बोलता सबूत है। ये बताती है कि हम चाहे कितनी ही तरक्की कर लें, हम समंदर को कैद नहीं कर सकते। जापान का यह तजुर्बा अब बाकी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। वो ममालिक जो मौसमियाती तब्दीलियों और समंदरी तूफानों के खतरे से दोचार हैं, वो जापान की इस दीवार को देखकर ये फैसला कर रहे हैं कि उन्हें क्या नहीं करना। ये दीवार दुनिया को ये सिखा रही है कि हिफाजत का मतलब सिर्फ कंक्रीट की रुकावटें खड़ी करना नहीं है, बल्कि हिफाजत का असल मतलब शऊर, बरवक्त इनखिला का निज़ाम और कुदरत का एहरमा। आखिर में यह समझना जरूरी है कि जापान ने यह दीवार किसी बुरे मकसद से नहीं बनाई थी। उनकी नीयत अपनी कौम को बचाना थी, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छे फैसलों के नताइज वो नहीं निकलते जो हम सोचते हैं। ये दीवार अब वहाँ मौजूद है, एक हकीकत बनकर। ये कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती है और कुछ के लिए ये उनकी आज़ादी और फितरत से दूरी का सबब है। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अगली बार जब कुदरत अपना गुस्सा दिखाएगी तो ये दीवार किस हद तक कारआमद साबित होगी, इसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, और जापान ने यह कोशिश 400 किलोमीटर लंबी दीवार की सूरत में की, जिसने फायदे से ज्यादा नए सवालात खड़े कर दिए हैं। ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं, बल्कि इंसान और फितरत के दरमियान जारी कभी न खत्म होने वाली कश्मकश की कहानी है।